सुप्रभात सभी को। हम लोग जनवरी 3 और जनवरी 4 का करंट अफेयर देखने आ रहे हैं। 3 जनवरी से शुरू करेंगे। देखिए, पहली न्यूज़ निकल कर आती है कि 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज ऑफ ऑल अर्बन म्यूनिसिपालिटी। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के सभी अर्बन म्यूनिसिपालिटी जो स्मार्ट ग्रिड से जोड़ दिए गए हैं? तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है। देन अगली न्यूज़ है कि पार्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बेसिकली यूपी से रिलेटेड जो भी अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो पार्वती अर्गा को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, ये गोंडा में है। देन किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार एक योजना चलाती है जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट योजना। ज़्यादातर लोग आपको ये बता देते हैं, लेकिन आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि इसमें $6 दिए जाते हैं हर एक पेड़ के लिए, और ये तुरंत नहीं दिए जाते हैं। ये पौधे रोपण के लगभग 5 वर्ष बाद कार्बन क्रेडिट का लाभ इस जो है दिया जाता है। ठीक है। देन अपॉइंटमेंट में एक न्यूज़ ये है कि जॉर्ज मरीने इनको जो है इंडियन वीमेन हॉकी टीम का कोच अपॉइंट किया गया है। इंडियन वीमेन हॉकी टीम का कोच किसे अपॉइंट किया गया है? जॉर्ज मरीने को। देन BWF एथलेटिक कमीशन, इसकी जो चेयरपर्सन बनाई गई हैं PV सिंधु को BWF एथलेटिक कमीशन चेयरपर्सन जो है बनाया गया है। देन ममाडी डम्बोया इज द करंट लीडर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ गिनी। इसमें हम तो ठीक है, ममाडी डम्बोया को जो है क्या बनाया गया है? गिनी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। देन BRO एक संस्था है। BRO संस्था का जो है इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? ये देखिए यहाँ पे 1960 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और इसके लेटेस्ट में नए DG बनाया गया हरपाल सिंह। मेरे लिए कंसर्न ये नहीं कि हरपाल सिंह को नया DG बनाया गया, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे न्यूज़ मैं स्किप कर देता हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कि BRO कब बनाई गई। कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो BRO की स्थापना की गई 1960 में। ठीक है। देन एक देखो, ये न्यूज़ निकल कर आई कि बेज़मियानी वोल्केनो जो है ये कहाँ पर फूटा? तो इसका आंसर क्या है? रशिया। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में एक दूसरा वोल्केनो था जो एथियोपिया में फूटा था। एथियोपिया में उसके जो एशेस थे वो एथियोपिया से इधर दिल्ली तक आए थे। उसके एशेस, उसकी राख जो थी दिल्ली तक आई थी। तो इसका नाम हमें पता होना चाहिए। इसका नाम था हेलीगुब्बी। क्योंकि इसके पूछे आने के चांसेस हैं। आगे देखो, देन एक बॉडी है उसका नाम है IBCA, IBCA। ये क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसको कहा जाता है, और इसको 2023 में भारत सरकार ने बनाया था। 2023 में किस ओकेजन में बनाया था ये याद रखने की ज़रूरत है। जब इसको बनाया गया था तब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए थे। ठीक है। IBCA का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया है कि रशिया बेसिकली इसका 19वां मेंबर बना है। देन आप कई बार इस एक्ट को सुनेंगे, इसका नाम है जन विश्वास बिल। अलग अलग राज्यों में इसको पारित किया जा सकता है, लेकिन मुख्य जो है जब केंद्र सरकार इसको पारित करती है या की है तो उसका नाम है जन विश्वास बिल। तो जन विश्वास बिल किस चीज़ से रिलेटेड है? जन विश्वास बिल बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड है कि इंडिया में ईज़ ऑफ बिजनेस को बढ़ाना है। उसके लिए जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं उनको डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। मतलब उनके ऊपर जो है आपको सज़ा नहीं मिलेगी, फ़ाइन आपको लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। तो ऐसा करके क्या कर रहे हैं? ऐसा करके जो है कारपोरेट वर्ल्ड या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, सरकार उनके साथ एक तरीके से विश्वास स्थापित करना चाह रही है कि आप जो है अपना काम करिए। काम करने के दौरान कई दफ़ा कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उनमें आपको जो है सज़ा नहीं दी जाएगी, आपको जो उस पर फाइन लगेगा। तो ये है इसका जन विश्वास का आधार। ठीक है। अगली न्यूज़ ये है स्पोर्ट्स सेक्टर में। स्पोर्ट्स सेक्टर में क्या न्यूज़ है कि द इंडियन वीमेन हॉकी टीम रिसेंटली वॉन अ सिल्वर मेडल एट द वीमेन एशिया कप 2025। तो न्यूज़ ये है कि वीमेन एशिया कप में इंडियन वीमेन हॉकी टीम को जो है सिल्वर मेडल मिला, और इसमें जो है चाइना ने इंडिया को हराया है। अब इसके ऊपर जो है कुछ और जानकारी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो एक हॉट टॉपिक है।
हाँ, तो ये है वो जो चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी हुई है कि रिफ़र द इमेज। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनमें एडिशनल जानकारी इमेज के माध्यम से प्रोवाइड करना यूज़फुल रहता है, तो वो स्पोर्ट्स सेक्शन उसमें से एक एग्ज़ाम्पल है उसका। तो वीमेन एशिया कप ग्वांगझू में हुआ, ठीक है? सबसे पहले हमें ये पता होना होना चाहिए कि वीमेन एशिया कप कहाँ पे हुआ, तो ग्वांगशू में हुआ ये। ग्वांगशू एक जगह है चाइना में, और इसमें विनर कौन रहा? चाइना इसमें विनर रहा और इंडिया जो है सेकंड नंबर पे रहा, यानी रनर अप रहा, ठीक है? और इसमें हमें क्या पता होना चाहिए? हॉकी फील्ड हांगजू ग्वांगजू टूर्नामेंट ब्रिंग्स टुगेदर 8 टॉप नेशनल टीम। कई दफ़ा ये लोग जो है मल्टी स्टेटमेंट बनाने के चक्कर में ये पूछ देते हैं कि कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो इसका आंसर है 8 टीमों ने। चूँकि मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, तो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट करने वाले हैं, ठीक है? इंडिया श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इसमें इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट करने वाले हैं। तो इसके पैरेलल में मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जैसे देखो ये वीमेन एशिया कप है जिसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, उसी प्रकार जो T20 वर्ल्ड कप अभी होगा 2026 में, उसमें 20 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है? चलो वापस आते हैं वीमेन एशिया कप पे। तो वीमेन एशिया कप कहाँ पे हुआ? ग्वांगझू में हुआ। इसमें चाइना विनर रहा, इंडिया रनर अप रहा। इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो बस यही जानकारी इंपॉर्टेंट थी इसमें, ठीक है? चलो वापस आते हैं। तो इस तरीके से हमने 6 मिनट में 3 जनवरी का करंट अफेयर कर लिया। अब देखो 4 जनवरी का देखते हैं हम लोग। करंट अफेयर रिवीजन ब्रॉट टू यू बाय यूपीएससी 021 सीए, एन इनिशिएटिव फॉर सीए बाय यूपीएससी 021, ठीक है? कई दफ़ा क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इंद्रेश सर के जो है करंट अफेयर देख लेता हूँ, तो वो जो पढ़ाते हैं उसमें मैं अपनी तरफ से वैल्यू एडिट कर लेता हूँ। अब अगर आपको कंपेयर करना हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जो दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप प्रॉपरली कंपेयर कर लेंगे और आप पाएंगे कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, they are I think very much value added from what he teaches, ठीक है? तो देखो इन दिनों वेनेजुएला एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया है और वहाँ की सरकार एक तरीके से बदलवा दी है। सरकार खुद ही रन करने वाला, वी विल रन द गवर्नमेंट, ऐसा बोला उन्होंने। तो ठीक है, देखते हैं वेनेजुएला के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वेनेजुएला के बारे में जो इन दिनों चल रही है, वो ये है कि एक ये ऑपरेशन चला रहे थे बहुत पहले से। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो अभी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, उसके पहले एक ऑपरेशन चला रहा था यूएस गवर्नमेंट चला रही थी, उसका नाम था ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। ऑपरेशन इसको सदर्न पढ़ा जाता है, ठीक है? साउदर्न नहीं पढ़ा जाता, ऐसा मेरी इंग्लिश मैम बताती थी। तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर में इन्होंने क्या कहा था कि वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला और जो अदर जो है कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है नारकोटिक्स की बहुत प्रॉब्लम है, उसकी वजह से यूएस अफेक्टेड है। तो ऐसा इन्होंने मीडिया में भ्रम फैलाया कि हम एंटी नारकोटिक्स जो है मिशन अंडरटेक कर रहे हैं, हम वी आर अंडरटेकिंग एंटी नारकोटिक मिशन। बट इनके जो है इंटेंशन तो कुछ और ही था, जैसा कि हम लोगों ने देखा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मिशन का नाम पता होना चाहिए, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। अब देखो उसके आगे कि इट्स अ यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एंड सर्विलांस कैंपेन विद द गोल ऑफ डिटेक्टिंग, डिसरप्टिंग एंड डिग्रेडिंग ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स बेसिकली। तो खैर ये सब बातें हो गई। देन इसमें जो वेनेजुएला से संबंधित जो दूसरी जानकारी अब हम लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये है कि अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचादो को 2025 का नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। उद्देश्य क्या था? फाइट फॉर डेमोक्रेसी। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि अवार्ड्स आर रिग्ड, है ना? फाइट फॉर डेमोक्रेसी के लिए मारिया कोरिना मचादो को जो है अवार्ड दे दिया, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट को ही गिरा दिया, हटा दिया। सो दैट मेक्स इट सस्पिशियस अ बिट। खैर कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, वापस आते हैं। तो इनका नाम हमें पता होना चाहिए, मारिया कोरिना मचादो। ये इनको जो है शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया। देन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेनेजुएला की जो करेंसी है उसका नाम क्या है। वेनेजुएला की जो करेंसी उसका नाम है बोलीवर, ठीक है?
कई दफ़ा एग्ज़ाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि वेनेजुएला की देशों की करेंसी हमें पता होनी चाहिए। देन बिटमोर में जो मैंने ऐड किया है वो भी देख लो कि वेनेजुएला इज़ अमंग द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्रीज़ इन द लैटिन अमेरिका। अब समझ लो मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री है ये लैटिन अमेरिका में, और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो कैराकस है। वेनेजुएला की जो लार्जेस्ट सिटी है वो कैराकस है। देन टेरिटरी ऑफ वेनेजुएला वाज कॉलोनाइज्ड बाय स्पेन। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यूपीएससी वगैरह में कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री को किसने सबसे पहले कॉलोनाइज किया। हमारे दिमाग में जो है ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ज़्यादा रहता है, तो हम लोग वही मार्क कर देते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2023 में शायद से। उसमें ये पूछा था कि फिलीपींस में जो प्लांटेशंस बनाए थे वो किस कंट्री ने बनाए थे। तो उसमें ऑप्शन में जो था वो स्पेन भी ऑप्शन में था, ठीक है। उस रेफरेंस में मैंने ये पॉइंट ऐड किया कि टेरिटरी ऑफ वेनेजुएला वाज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय स्पेन। उसके बाद इसको क्या किया गया, कोलंबिया का पार्ट बना दिया गया था। देन वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन ऑयल रिजर्व। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो यही पॉइंट लगा, इसमें मैंने डबल स्टार ऐड किया है इस जगह पे, कि वेनेजुएला वो ऐसा देश है जहाँ पर लार्जेस्ट नोन ऑयल रिजर्व्स हैं। अब नोन ऑयल रिजर्व्स तो हमें पता चल गया कि वेनेजुएला में है। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और ऐड करी है कि सऊदी अरेबिया इज़ करंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। तो सऊदी अरेबिया जो है सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है। देखो ये वाली जो लेक जो मैंने इसमें ऐड करी है, ये लेक यूपीएससी में पूछी जा चुकी है कई बार। इसका नाम है लेक माराकैबो। लेक माराकैबो अगर पूछता है कोई व्यक्ति कि लेक माराकैबो कहाँ पर है, तो उसका आंसर है वेनेजुएला। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मुझे लगी वो ये है कि ओरिनोको डेल्टा, ये ओरिनोको डेल्टा जो है ये ओरिनोको रिवर पर लोकेटेड है, और ये ओरिनोको रिवर जो है ईस्टर्न वेनेजुएला में फ़्लो होती है। तो ये सारी जानकारी जो है वेनेजुएला से संबंधित है। मैं ऐसे रख दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसको मैंने प्रॉपरली क्यों कवर किया, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, प्रॉपर न्यूज़ में है, इसलिए मैंने सोचा इससे ज़रूरी जानकारी हम लोग जो है पता कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट की बात की जाती है तो एनआईए में जो है, एनआईए के जो डीजी अपॉइंट किए गए हैं या लीड करने के लिए जो अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है राकेश अग्रवाल, ठीक है। आगे देखो, ये जनवरी 1 इसलिए दिखाई पड़ रहा क्योंकि ये गूगल डॉक है, एक बार लिख दो जो वैल्यू ऊपर तो सब पेजेस में वही दिखाई पड़ती है, बट ये 4 जनवरी का करंट अफेयर है। गुजरात फॉर्म्स कमेटी एंड टास्क फोर्स टू गार्ड इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट साइबर अटैक। अब ये अच्छा पॉइंट है, शायद अभी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बट ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक रहता है यूपीएससी में, जिसका नाम होता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ेंगे कि गुजरात ने एक ऐसी कमेटी और टास्क फोर्स बनाया है ताकि अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को गार्ड कर सके अगेंस्ट साइबर अटैक्स। इसके ऊपर और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट मीटर हम लोग लगा रहे हैं, वाटर मीटर लगा रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड ऐड कर रहे हैं। जब सब चीज़ें स्मार्ट कर दे रहे हो, सब चीज़ें डिजिटाइज कर दे रहे हो, सो इट बिकम्स वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स, है ना। इसमें एक चीज़ ये भी देख लो कि एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट ने बनाया है ये। अब देखो कितना डिफरेंट चीज़ है ये कि एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट ने बनाया है साइबर, मतलब एक तरीके से टास्क फोर्स बनाई है, ना कि होम मिनिस्ट्री ने, है ना। ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे। देन गुजरात अगेन डिक्लेयर्ड टाइगर स्टेट आफ्टर 33 ईयर्स। तो ये पॉइंट भी जो है मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं ऐसी जानकारियां, पर हमें पता होना चाहिए कि गुजरात को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट घोषित किया गया, ठीक है। देन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अर्थ समिट। अब जो ये दूसरी न्यूज़ है, ये चूंकि गुजरात से जुड़ी हुई है इसलिए मैंने यहीं पर क्लब करी हुई है, बट इसमें मैं आपको एडिशनल जानकारी बताऊंगा कि होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, अर्थ समिट को 2025 में गांधीनगर में इनॉग्रेट किया। अब अर्थ समिट से रिलेटेड जो जरूरी जानकारी है वो देख लेते हैं। देखो अर्थ समिट जो है ना, ये 2025-26 की अर्थ समिट, ये नाबार्ड और IAMAI, ये 2 संस्थाएं ये मिल करके अर्थ समिट को जो है ऑर्गेनाइज कर रही हैं। इसमें देखो ये है कि जो अर्थ समिट है ना, वो 3 अर्थ समिट होंगी। मतलब बेसिकली इसके 3 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है इसका वो हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा, और उसकी थीम है एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन। क्या थीम है इसकी? एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन। बस इतना ही याद रखिएगा कि अर्थ समिट के 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर हैदराबाद,
दूसरा चैप्टर गांधीनगर, तीसरा चैप्टर न्यू दिल्ली, और इसकी थीम है एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। द सेकेंड एडिशन इज शेड्यूल टू द गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर हमने बता दिया कि सेकेंड चैप्टर कहाँ पे होगा, गांधीनगर में। थर्ड चैप्टर यानी कि फाइनल चैप्टर जो है वो न्यू दिल्ली में होगा। देन नेशनल समिट न्यू दिल्ली, थीम एम्पावरिंग द रिपीट। ठीक है, अब मैं इसका जो है आपको चूंकि इमेज लगाया हूँ वो भी दिखा दूंगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगें हमें उसको इमेज के माध्यम से भी देखना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी ऑफिशियल साइट पर जाओ और देखो कि ऑफिशियल साइट में क्या जानकारी लिखी हुई है। तो देखो अर्थ समिट के बारे में जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बस वही लिखा हुआ है कि अर्थ समिट 2025-26। ठीक है, तो देखो इसके 3 चैप्टर जैसा कि मैंने बताया है कि हैदराबाद, गांधीनगर, नेशनल समिट जो होगी वो न्यू दिल्ली में होगी। ठीक है, बस यही जानकारी थी। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग। इसमें बस ये याद रखना कि कौन किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। नाबार्ड और IAMAI इसने जो है इसको जो ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, देखो स्पोर्ट्स सेक्टर में हम लोग अभी चल रहा है कि बांग्लादेश के प्लेयर को हटाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसी के रेफरेंस में देखो कि उस्मान ख्वाजा एक एक जो क्रिकेटर हैं, जिनके नाम से वो लग सकते हैं कि वो बांग्लादेश हैं, बट वो हकीकत में ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक दो जो है और जानकारी देख लो कि गुरुग्राम में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुलने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया पहला दुनिया में ऐसा देश है जिसने सोशल मीडिया बैन लगाया है फॉर द किड्स अंडर 16। देन 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। अब जब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप आयोजन किया गया बेंगलुरु में, तो मैंने इसको क्या किया, मैं क्या कर लेता हूँ, जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर है ना, उनको बेसिकली मोस्ट ऑफ जो भी आप न्यूज़ देखते हैं, ये मैं इंद्रेश सर से कॉपी नहीं करता हूँ। ये मैं हर एक न्यूज़ को गूगल करता हूँ और वहाँ से वैल्यू ऐड करके जो है आपको खुद को भी पढ़ाता हूँ और आपको भी पढ़ाता हूँ। तो 44 जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो है वो बेंगलुरु में आयोजित की गई, और वहीं पर न्यूज़ ऑन AIR ने लिखा हुआ था, ये भी पॉइंट लिखा था कि 58th सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो होगी वो काजीपेट में होगी, तेलंगाना में। ठीक है, देन ये देखो भोरम देव टेम्पल कॉरिडोर जो है वो छत्तीसगढ़ में। अब देखो जो इंद्रेश सर है उन्होंने सिर्फ ये पढ़ाया कि भोरम देव कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने बताया, बट ये एक्चुअली टेम्पल कॉरिडोर है जो कि छत्तीसगढ़ में बन रहा है। अगला देखो कि ग्रांड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ, अब देखो ये मैं क्या करता हूँ, न्यूज़ को क्लब करने की कोशिश करता हूँ। ये आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ है, तो आर्ट एंड कल्चर में दूसरी न्यूज़ जो रिलेटेड न्यूज़ है वो अपन को पता होनी चाहिए। वो ये है कि ग्रांड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड पिपरवा रेलिक्स। पिपरवा रेलिक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहली बात ये है कि भगवान बुद्ध से संबंधित जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट हैंड्स में अभी तक थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट हैंड्स के पास हैं, मतलब दूसरे लोगों के पास है, तो उनका जिसको मन करता है, जिस देश को मन करता है उसको दे देते हैं, और वहाँ पर जो उसकी एग्जीबिशन लग जाती है। तो ये न्यूज़ में तब आया जब ये पिपरवा का जो रेलिक्स है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो भी रेलिक्स हैं पिपरवा के, वो हांगकांग में उसका ऑक्शन हो रहा था। तब भारत सरकार ने उसमें इंटरवेंशन किया और उस ऑक्शन को रोका, तब ये जो है प्रॉपर न्यूज़ में आया। उसके बाद क्या हुआ कि ये रेलिक्स जो हैं अदर कई सारे देशों में गए और वहाँ पर इनका एग्जीबिशन किया गया। हाल ही में इनको रशिया भी ले जाया गया था, बट फाइनली इंडिया में एक बड़ा सा जो है प्रोग्राम करके ये जो है इंडिया दिखाना चाहता है कि हमने इसको प्रॉपर अपने हैंड में ले लिया है, भारत सरकार ने अपने हैंड में ले लिया है। और भारत सरकार जो है भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है उसको भारत सरकार लीड करेगी बेसिकली। ठीक है, ये असर्शन है एक तरीके का इनडायरेक्ट। अब देखो इसमें कि ग्रांड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड पेपरवा रेलिक्स जो है उसका टाइटल इन्होंने क्या कर रखा है, द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ अवेकेंड वन। ठीक है, तो ये उसका टाइटल है। ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इसका आयोजन किया है। देन इट इज़ रेस्क्यूड फ्रॉम द साउथ बेस हांगकांग, तो हांगकांग से जो है इसको रेस्क्यू किया गया। ठीक है, इसमें ये भी देखो कि ब्रह्मचारी भिक्षुओं को असम सरकार 1500 रुपये देगी, तो ये भी इसी से रिलेटेड न्यूज़ थी। अब ठीक है, देन सोशल इश्यूज़ में एक न्यूज़ थी
छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का बालोद नाम का एक जो ज़िला है वो पहला चाइल्ड मैरिज फ्री ज़िला बना हुआ है बालोद में, ठीक है। अब ज़्यादातर जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि बालोद ज़िला जो है चाइल्ड मैरिज फ्री ज़िला बना है। बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि कब किसी ज़िले को हम चाइल्ड मैरिज फ्री कहेंगे, तो जब किसी ज़िले में 2 वर्ष तक ऐसा कोई भी केस ना आए। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। ऐसा पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है ये सब, बट मैं आपको बस ऐड कर दे रहा हूँ, मेंस में लिखने में हेल्प मिलती है इससे। तो 2 वर्ष तक अगर कोई भी केस ना आए तो समझा जाता है कि वो चाइल्ड मैरिज फ्री हो गया है वो ज़िला। उनका जो छत्तीसगढ़ का जो उद्देश्य है वो ये है कि 2028-29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है इफ़को, जैसा कि आप जानते हैं फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी कंपनी है, कोऑपरेटिव कंपनी इंडिया की, वो है इफ़को। इफ़को ने एक सम्मान दिया है जिसका नाम है साहित्य सम्मान 2025। वो किसको दिया गया है? मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, उनको दिया गया है। सब लोगों ने ये पढ़ाया, बट हमें ये जानना था कि ये किस वर्क के लिए दिया गया मैत्रेयी पुष्पा को। तो उसका आंसर है कि इन्होंने कई सारे वर्क लिखे, उन सारे वर्क का कम्युलेटिवली जो है कंसीडर करके ये दिया गया। किसी एक वर्क के लिए जो ये अवार्ड नहीं दिया गया है, और ये हिंदी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। इफ़को का एक दूसरा अवार्ड है जिसका नाम है यंग लिटरेरी अवार्ड, जो अंकिता जैन को दिया गया। अब ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें किताब का नाम लिखा हुआ है। ओरे किसान नाम की किताब है जो यंग लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित की गई इफ़को के द्वारा। अब देखो इफ़को जो है, इफ़को की स्थापना 1987 में की गई, तो ये जो है ज़रूरी जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। और इफ़को का ये जो साहित्य सम्मान 2011 में बनाया गया, इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। खैर ज़्यादा बातें याद मत रखिए, बस इतना याद रखिए कि मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया और अंकिता जैन को ओरे किसान के लिए सम्मानित किया गया। अब देखो अवार्ड की बात हुई तो दूसरे जो अवार्ड है उनके बारे में भी देख लो। हाल ही में मोदी जी को एथियोपिया ने सम्मानित किया है। एथियोपिया के अवार्ड का नाम है ग्रेट ऑनर, निशान नाम है उसका। क्या नाम है? निशान नाम है उसका। अब उसके आगे देखो कि जो टर्नर प्राइज़ है 2025 का, अब ऐसे प्राइज़ कई दफ़ा आ भी सकते हैं एग्ज़ाम्स में, कि टर्नर प्राइज़ जो है 2025 का वो नेना कालू इनको जो है दिया गया है, ठीक है। देन आलिया भट्ट को हाल ही में सम्मानित किया है। देखो क्या क्या होता है, ओवरसीज़ जो अवार्ड होते हैं जो विदेशों में दिए जाते हैं वो बहुत ही कम भारतीयों को जो है ज़्यादातर दिए जाते हैं। तो जब किसी भारतीय को ये ऐसा अवार्ड मिलता है तो हमें उसको देखना चाहिए। तो आलिया भट्ट रिसीव्ड प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब हॉरिज़ॉन अवार्ड, इसका नाम है गोल्डन ग्लोब हॉरिज़ॉन अवार्ड। और इस अवार्ड को देता कौन है? रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देता है इसको। ये एक तरीके से गोल्डन ग्लोब अवार्ड नहीं है वो वाला जो हम जानते हैं, ये दूसरा अवार्ड है जिसका नाम रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जेद्दा में आयोजित किया गया। जेद्दा जो है सऊदी अरेबिया में है। और कौन सा अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया? गोल्डन ग्लोब हॉरिज़ॉन अवार्ड दिया गया, ठीक है। देखो एसीएस सुप्रिया साहू, ये एक मैम है, ये आईएफएस अधिकारी हैं, तमिलनाडु कैडर में हैं ये, और इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप 2025 ने चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, पूछा जाएगा, पेपर में आने की बहुत प्रबल संभावना है इसके, ठीक है, कि सुप्रिया साहू को यूनेप का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखो, अभी तक चाइना में ये होता था कि जो एबॉर्शन की पिल्स होती थी, एंटी प्रेगनेंसी पिल्स, उनमें कोई टैक्स नहीं लगता था। पर ओवर द लॉन्ग टाइम, जब बहुत लंबे समय तक उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी रखी, तो उससे उनकी जो डेमोग्राफी है वो जो है गड़बड़ा गई है। तो उसको ठीक करने के लिए अब ये क्या कर रहे हैं, एंटी प्रेगनेंसी पिल्स जो होती हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको फिर से लगा दिया गया है। इससे पहले नहीं लगा हुआ था, अब उसको फिर से लगा दिया गया है। इसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? इंटरनेशनल न्यूज़ की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसमें बिट मोर इनिशिएटिव के अंतर्गत ये भी देख लो कि एक मिशन है जो चाइना ने लॉन्च किया। बेसिकली ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज को मैं ME करके संबोधित करता हूँ। ME में क्या है, इसका नाम इन्होंने रखा है जस्टिस मिशन 2025। ये बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो चाइना ताइवान के आसपास जो है इसको कंडक्ट करता है, अपनी हेजेमनी बेसिकली स्थापित करने के लिए, कि ताइवान ऐसा ना करे कि मतलब खुद को स्वतंत्र घोषित करने के चक्कर में एक्शन लेने लग जाए। इसलिए चाइना कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? जस्टिस मिशन नाम है इसका। काफ़ी पेक्यूलियर नेम है। अब देखो अगला कि वर्ल्ड आर्ट। अब देखो चाइना में अभी एक समिट हुई थी जिसका नाम था वर्ल्ड
आर्टिफिशियल वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी चाइना के शंघाई में। वहाँ पर चाइना ने क्या किया, एक एक प्रपोज किया, एक नई संस्था का नाम प्रपोज किया जिसका नाम था वेको। वेको का मतलब हो गया कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एआई के क्षेत्र में चाइना अपने आप को अगुआ बनाना चाहता है। चाइना ऑलरेडी बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसने एक संस्था प्रपोज करी जिसका नाम है वैको। तो वैको के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। अगली इंटरनेशनल न्यूज़ ये है कि तुर्कमेनिस्तान ने क्या किया है, क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है ना उसको लीगलाइज कर दिया है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को लीगलाइज कर दिया है। अब इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी आप लोगों के लिए, जो गलती मेरे से होती रहती है लगातार। तुर्कमेनिस्तान वो ऐसा देश है जो एससीओ का मेंबर नहीं है। एससीओ नॉट एन एससीओ में नॉट एससीओ मेंबर। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान जो है वो कार रीजन में आता है। कार का मतलब होता है सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है। उस कार रीजन में बाकी जो देश हैं वो सारे एससीओ के मेंबर हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान उसका मेंबर नहीं है क्योंकि ये परमानेंट न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको मैं मॉस्पी बुलाता हूँ। ये मॉस्पी जो है इसने नया लोगो लॉन्च किया है और नया मैस्कॉट लॉन्च किया है। इन्होंने जो अपना नया मैस्कॉट लॉन्च किया है उसका नाम सांख्यिकी रखा है। अब लोगों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादातर समय ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या है। ये मॉस्पी का नया लोगो है। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने उसका मैस्कॉट देख लिया। मैस्कॉट क्या है इसका, मैस्कॉट है सांख्यिकी इनके मैस्कट का नाम है। लेकिन लोगों में क्या क्या है, लोगों का सबसे पहले मोटो हमें पता होना चाहिए। डेटा फॉर डेवलपमेंट इनका मोटो है। इस लोगों में अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया है। इस लोगों में रुपए का इस्तेमाल किया गया है। इस लोगों में सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस लोगों में एक अपवर्ड ग्राफ का इस्तेमाल किया गया है जो उन्नति को जो है सूचित करता है, ठीक है। तो यही है, इसमें क्या क्या है, अपवर्ड ग्रोथ दिखा रहा, अशोक चक्र है, रुपी सिंबल है, देन यूज ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स है, लोगो कैरीज मिस्ट्रीज मैसेज है, डेटा फॉर डेवलपमेंट। तो ये इतनी चीज़ें हैं इसमें। कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 चीज़ें हैं इस लोगो में और मोटो है। और हमें जो है इसका मैस्कट का नाम पता होना चाहिए। मैस्कट का नाम है सांख्यिकी। हाँ, अब देखो तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं। तमिलनाडु ने क्या किया है, तमिलनाडु ने एक स्कीम लेकर आए, उसका नाम है टैप्स। टैप्स का मतलब होता है तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने सारे कर्मचारियों को एनपीएस देने वाली है, न्यू पेंशन स्कीम देने वाली है। जैसे मेरी ज्वाइनिंग अगर होगी तो मुझे एनपीएस में डाल देंगे ये लोग, ठीक है। एनपीएस का एक अलग फीचर रहता है, वो किसी और दिन बताऊंगा। जो तमिलनाडु जो कर रहा है वो बता दे रहा हूँ। तमिलनाडु ने क्या कहा है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं जब वो रिटायर होंगे तो हम उन्हें गारंटी के रूप में, अश्योर्ड रूप में लास्ट सैलरी का 50% जो है पेंशन के रूप में देंगे, ऐसा तमिलनाडु ने कहा है। तो उस स्कीम का नाम क्या है, टैप्स नाम है। और देखो मैंने एक चीज़ ये भी लिखी हुई है, ये भी देख लो। ये क्या है, ये वैल्यूज़ धीरे धीरे मैं ऐड करूँगा ताकि आपको याद हो जाए। तमिलनाडु में 39 जो है लोकसभा सीटें हैं और 18 जो है राज्यसभा सीटें हैं। ये छोटी सी जानकारी लग रही है लेकिन बहुत पूछी जाती है ये जानकारी। इसके साथ साथ और अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो। असम में 14 लोकसभा सीटें और 7 राज्यसभा सीटें, 7 दूनी 14। तमिलनाडु में 39 और 18, ठीक है। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे यूनिक है वो ये, गुजरात में लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 26-11 हैं। आप तो इतना फेमस है ये बुरे कारणों से। तो 26 लोकसभा सीटें हैं गुजरात में और 11 राज्यसभा सीटें हैं गुजरात में। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें लर्न कर ली यहाँ पर, बाकी धीरे धीरे लर्न करवा दूंगा मैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट हमको एक्सरसाइज लगी, मैंने
देखो जो जो भी मैं इसमें न्यूज़ पोस्ट करता हूँ, आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं खुद से ही गूगल करता हूँ न्यूज़ को, सारी न्यूज़ को, ठीक है। एक 10वीं नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, इसका नाम है नेट पोलरिक्स। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नेट पोलरिक्स। ये क्या है? नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है कि कहीं अगर बहुत पॉल्यूशन हो जाए तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये किसने कंडक्ट किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको कंडक्ट किया है। कहाँ कंडक्ट किया है? चेन्नई में कंडक्ट किया है, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का, जो है हम लोगों ने 2 दिन का करंट अफेयर रीड कर लिया है। और हम लोगों ने कितना टाइम लिया? 30 मिनट में हम लोगों ने 2 दिन का करंट अफेयर जो है रीड कर लिया है। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ ताकि वीडियो जल्दी आगे ज़्यादा ना बढ़े, और होपफुली दिस करंट अफेयर सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। धन्यवाद।